हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके 6 पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग करेंगे पार्ट 7। आज हम लोग बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। जिस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में दो रूल्स थे, दो लॉज थे, ठीक वैसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में भी दो दो लॉज हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या इसके लॉज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले लॉज से डिफरेंट थे या उसमें कुछ सेम टू सेम भी है। तो काफ़ी कुछ सिमिलर भी है दोनों में। तो चलो पहला रूल देखते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तो सेम टू सेम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला है। उसमें भी यही चीज़ था। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वही चीज़ सेम टू सेम यहीं पर है। और इसका जो दूसरा लॉ है वो है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अगर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज की बात करें तो उसमें ऐसा नहीं था। उसमें क्या था, उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के जो साइन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, बराबर नहीं है दोनों के दोनों। अब ये साइन क्या है? साइन थोड़ा अजीब सा लगता है ना कि साइन का एंगल। असल में ये जो हम लोग साइन पढ़े हैं इसका पूरा नाम साइन होता है। जबकि हम लोगों ने जो 10 के ट्रिग्नोमेट्री में कॉस पढ़ा है वो कॉस असल में कॉस नहीं होके कोसाइन है इसका पूरा नाम। और टैन जो हम लोग पढ़ते हैं वो टैन नहीं होके टेंजेंट हो जाता है। तो यहाँ पर ये साइन नहीं करके इसका पूरा नाम साइन लिखा गया है, इसीलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये साइन यानी कि जैसे हम लोग साइन थीटा पढ़ते हैं वो बस वो वही है, ये यहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हम लोग आई लेते हैं यानी कि साइन आई, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम लोग क्या लेते हैं, साइन आर। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दोनों का जो रेशियो है, दोनों का जो रेशियो है वो असल में कांस्टेंट है। कांस्टेंट किस बात के लिए? कांस्टेंट तब होगा जब हम किसी खास पेयर ऑफ मीडिया यानी कि दो फिक्स्ड मीडियम की बात करें, तब साइन आई अपॉन साइन आर ये हमेशा कांस्टेंट होगा। तो चलो अब उन्हीं लॉज को एक बार फिर से प्रैक्टिकली देखें। तो जैसा कि पहला लॉ में क्या था कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसके अलावा दूसरा जो लॉ था कि ये इंसिडेंट एंगल का साइन और रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन, ये दोनों के दोनों का रेशियो जो था यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट था। तो साइन आई अपॉन साइन, अब ये आई और आर ये कुछ भी हो सकता है ये 30 डिग्री या 50 डिग्री, खैर जो भी हो, ये कांस्टेंट तब होता है जब एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम, असल में मीडियम नहीं, मीडियम तो सिंगुलर वर्ड हो गया, अब गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए ये कांस्टेंट होता है। जैसे कि एयर और ग्लास है तो उसका कोई सिंगल वैल्यू, एक वैल्यू होगा, हो सकता है वो 2/3 हो या 5/4, और अगर यहाँ पर एयर और वाटर हो तो उसका फिर वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि कांस्टेंट कब, जब सेम मीडिया हो तब। अगर यहाँ पर जैसे अभी हम एयर और ग्लास की बात करें तो इसका वैल्यू कुछ और होगा। अगर हम एयर और ऑक्सीजन की बात करें तो उसका, या फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात करें तो उसका कांस्टेंट अलग होगा। तो ये हर बार अगर यहाँ पर कोई दोनों में से कोई भी एक मीडियम चेंज हुआ, बस ये कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं किसको है? द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन आई अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर इनटू अ पार्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो जैसे ही हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट? जो अभी हम लोगों ने सेकंड लॉ में पढ़ा था कि
इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल का जो साइन का वैल्यूज है या रेशियो, इसको कांस्टेंट, बस इसी कांस्टेंट को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और जैसे ही हम इस कांस्टेंट की बात करते हैं, इस रेशियो की बात करते हैं, वहाँ पर दो फिक्स्ड मीडियम आते हैं। तो यहाँ पर एक मीडियम तो एयर ही जैसा कि बोला जा रहा है, दूसरा मीडियम कुछ भी हो, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है। असल में ये एन का ये जो टेल है वो थोड़ा सा लंबा है, तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है साइन आई अपॉन साइन आर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी खास मीडियम का, खास मीडियम जिसमें साइन आई और साइन आर का रेशियो लिया गया है, बस यही रेशियो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अब ये एंगल चाहे जो भी हो, 40 डिग्री हो, 50 डिग्री हो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बस यही रेशियो साइन आई अपॉन साइन आर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी मेजर किया जा सकता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डेफिनेशन है वो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में ये है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और हम लोग फॉर्मूला बोल सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट के रिस्पेक्ट में, वो ये कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने क्या निकाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई अपॉन साइन आर, लेकिन यहाँ पर ये साइन आई और साइन आर तो रेशियो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, लेकिन यहाँ पर हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन नहीं लेके हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऐसा लेंगे। तो अगर हमको ये पता करना हो कि ये जो मीडियम 2 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो हम इसको ऐसे 2 से डिनोट करते हैं, और तब इसका मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में ऐसे निकालेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये हो गया लाइट के रिस्पेक्ट में, ये हो गया लाइट के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जाना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू तो हम लोग दो अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। पहला क्या था, पहला था कि साइन के इस दोनों एंगल के साइन के रेशियो के रिस्पेक्ट में, उसके टर्म्स में, और दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में भी। यानी कि अगर हम किसी मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पता लगा रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। और अगर हमको मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता लगाना होता तब ये फॉर्मूला क्या हो जाता, तब हम यहाँ पर n1 लिखते और मीडियम 2 ऊपर में और मीडियम 1 नीचे में हो जाता, और इस तरह से हमें पता चलता मीडियम 1 में जो मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका वैल्यू पता चल जाता। चलो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक दो एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग और क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस x इज 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि कोई सब्सटेंस x है जिसमें लाइट का स्पीड दिया हुआ है, साथ ही साथ एंड दैट इन एयर इज इतना, और एयर में भी स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है। तो अब करना क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस सब्सटेंस विल बी डैश। तो उस सब्सटेंस यानी कि सब्सटेंस x का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आखिर हम निकालेंगे कैसे। तो हमारे पास दो तरीके हैं। अगर हमारे पास दोनों के दोनों एंगल यानी कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल पता हो तो भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता कर सकते हैं, या अगर स्पीड ऑफ लाइट पता हो तो भी। तो यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है x का। तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में फॉर्मूला क्या था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन x। तो अब एयर में लाइट का स्पीड था कितना, तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और x नाम के सब्सटेंस में लाइट की स्पीड थी 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड।
यहाँ पर मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कटा, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ कटा, और ये हो गया 3/1.25। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, ये पॉइंट हटेगा तो इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो ऊपर में आ जाएगा, यानी कि ये हो गया 300/125। और अगर हम इन दोनों को 25 के टेबल से कैंसिल करने की कोशिश करें तो ऊपर में आएगा 12 और नीचे में आएगा 5, और तब इसको डिवाइड करने पर आएगा 2.4, यानी कि जो सब्सटेंस x दिया हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 2.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यानी कि यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि एक ग्लास प्लेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और एक लाइट रे है जो एयर से उस ग्लास के अंदर रिफ्रैक्ट कर रहा है। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है स्पीड ऑफ लाइट, कि ग्लास में लाइट का स्पीड होगा कितना। अब चलो अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट। यहाँ पर पहला मीडियम कौन सा है, पहला मीडियम है एयर, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन दूसरा मीडियम है ग्लास, तो यहाँ पर दूसरा मीडियम ग्लास लेंगे। अब यहाँ पर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले ही दे दिया गया है 1.50, तो चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पर उसका वैल्यू पुट करते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्या एयर का स्पीड दिया हुआ है, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो हमें स्पीड ऑफ लाइट कहीं पर नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि यहाँ ब्रैकेट में एक छोटा सा हिंट क्या दिया हुआ है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। तो स्पीड ऑफ लाइट तो दिया ही नहीं है एयर में, तो हम क्या करेंगे, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट नहीं दिया हुआ है तब भी हम इसको याद करके रखेंगे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और एयर और वैक्यूम में लाइट का स्पीड लगभग सेम होता है, इसीलिए वैक्यूम में जितना है एयर में भी उतना ही होगा। तो यहाँ पर एयर नहीं है, एयर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर अगर एयर में स्पीड नहीं दिया हुआ है तो हम लोग वैक्यूम वाला ही स्पीड लेंगे, और अगर ये भी नहीं दिया हुआ होता तो हम इसको खुद से इसका वैल्यू पुट कर लेते और तब इसको सिंप्लीफाई करते। तो नीचे में बटे में क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो चलो पता नहीं स्पीड है कितना, तो हम इसको v मान लेते हैं। और अब क्या करेंगे, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन 1.50 मीटर पर सेकेंड। और जब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये असल में स्पीड ऑफ लाइट है कहाँ, तो ग्लास में। तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितना हो गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ 4 सब्सटेंसेस A, B, C and D are 1.50, 1.36, 1.77, 1.31। यहाँ पर एंड कर देते हैं। तो चलो यहाँ पर 4 अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस दिए हुए हैं, और इन चारों सब्सटेंसेस में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो तो नहीं पता, लेकिन इन चारों सब्सटेंसेस के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हमको करना क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इज द मैक्सिमम इन द सब्सटेंस। स्पीड ऑफ लाइट पता नहीं है, लेकिन हमको यही पता करना है कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा कौन से सब्सटेंस में होगा, सब्सटेंस A, B, C या D। तो आखिर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से स्पीड ऑफ लाइट का पता कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते क्या है कि इन चारों सब्सटेंस को ABCD पहले तो लिख लें, और A का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50, B का है 1.36 और C का 1.77 और D का है 1.31। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें इन सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, तो इसको बताने से पहले ये जान लें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज़्यादा होगा उस सब्सटेंस के अंदर लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी। दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस सब्सटेंस के अंदर
स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी। तो इन चारों में से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका है? तो सबसे कम ये रहा 1.31। और ये कौन से सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? तो ये है डी का। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जिस सब्सटेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उस सब्सटेंस के अंदर लाइट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड सब्सटेंस डी में होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सबसे कम है। और अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा लाइट की स्पीड डी में है, तो इसके बाद सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट बी होगा, थर्ड हाईएस्ट ए, और सबसे कम होगा सब्सटेंस सी में लाइट की स्पीड। खैर, हमें उस सबसे मतलब नहीं था, हमें तो सिर्फ ये बताना था कि कौन सा सब्सटेंस है जिसके अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो वो हम ऐसे पता करेंगे कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, उसका उसके अंदर लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर डी आंसर होगा।